तो आज से एक नई शुरुआत हो रही है। हमारी पिनाक सीरीज जो है वो चालू हो रही है। ये तो नीट 2026 के लिए है। तो जो इसे बोझ देना चाह रहे हैं वो भी इससे पढ़ सकते हैं। तो इसमें बेसिक से एडवांस तक लेवल लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है। और पिनाक रखने का कारण क्या है? तो पिनाक जो है वो हमारे महाकाल का एक धनुष है, जिसे महाकाल ने भगवान परशुराम जी को दिया था। और भगवान परशुराम जी के द्वारा ये जनक जी को दिया गया था, जो माता सीता के पिता थे। और जब जनक जी को वो पता चला, जब माता सीता ने अपने बाल रूप में जब पिनाक धनुष तो उठाया था, तो जनक जी के मन में आया कि जो भी पुरुष इस पिनाक धनुष को उठा के इस पे प्रत्यंचा चला देगा, वो माता सीता का माता सीता से से विवाह होगा उनका। ठीक है। तो वैसे ही हमारे जो राम जी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रत्यंचा चलाते चलाते धनुष को ही तोड़ दिया। और पिनाक धनुष ऐसे छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है, जिससे चले हुए तीर का कोई काट नहीं है। ऐसा धनुष है ये। इसीलिए वैसी महाकाल के आशीर्वाद से ये जो सीरीज है, इसमें भी आएगा जो नीट के कंसेप्ट, जो बायोलॉजी के नीट के कंसेप्ट आएंगे, इसकी भी कोई काट नहीं रहेगी। ठीक है। तो जय महाकाल बोलते हैं और चालू करते हैं आप। तो आज जो हम लोग तो करना है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पहला लेक्चर है। तो इसे बहुत बेसिक से लेते हुए चलेंगे और ठीक है, 11 के भी कुछ कंसेप्ट जोड़ेंगे, यहाँ के भी कुछ कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, उसी से लेके चलेंगे। ठीक है। तो चालू करते हैं। पहले हम लोग अगर खोलें बुक, तो हम लोग तो पता चलेगा ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एक यूनिट के अंदर आता है। जो हमारे बुक की आखिरी यूनिट है उसका नाम है इकोलॉजी। उसका नाम क्या है? इकोलॉजी। और इसमें अगर चैप्टर्स के नाम देखें तो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो अगर कहीं पे भी हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, कैसे ऑर्गेनिज्म है, यही पढ़ेंगे। पर यही चीज़ क्या लोग 11 में नहीं की थी? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिव इन वर्ल्ड पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, प्लांट किंगडम पढ़ा, एनिमल किंगडम पढ़ा। तो इसी में क्या हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किए? तो ये अब इन दोनों में अंतर क्या है? क्लास 11 में जो हम लोग ने यूनिट पढ़ी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी, ये दोनों ही एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लिए हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप्स हैं उनकी बात कर ली है, पर अलग अलग वे से। और जो बायोडाइवर्सिटी है, ये निता देते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बात करती है कि किस प्रकार के, यानी कितने ऑर्गेनिज्म हैं और वो कैसे ग्रुप में क्लासीफाई हैं। जैसे अगर मैं बोल दूँ लिव इन वर्ल्ड, तो लिव इन वर्ल्ड में हम लोग तो डेटा मिल जाता है कि कितने ऑर्गेनिज्म है, 1.7 से 1.8। ठीक है। फिर उनका साइंटिफिक नेम लिखने का मिल जाता है। और अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूँ, तो इसमें फिर मुझे मिल जाता है कि कैसे क्लासिफाई किया गया उनको। फिर अब बात करते हैं प्लांट किंगडम थी, तो प्लांट किंगडम में भी वही होता है कि उन ऑर्गेनिज्म में से जो प्लांट किंगडम थे उन्हें कैसे क्लासिफाई किया गया। और फिर एनिमल किंगडम में भी वही है कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, और फिर अलग अलग फाइलम थे कैरेक्टरिस्टिक। पर अगर हम लोग इधर देखें तो इधर भी हम लोग तो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही बात करनी है। यहाँ पे भी हम लोग तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म कैसे हैं वो ही देखना है, पर एक डिफरेंट अप्रोच से। यहाँ पे देखना है कि वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं। अलग अलग तो वो हैं, कैसे हैं वो अलग अलग, प्लस आपस में कैसे रिलेट करते हैं और अपने एनवायरमेंट के साथ कैसे वो मिल के रहते हैं। आपस में कैसे मिल के रहते हैं और एनवायरनमेंट के साथ, मतलब ए बायोटिक फैक्टर के साथ कैसे मिल के रहते हैं, वही हम लोग तो इसमें पढ़ना है। जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोग तो पढ़ना है कि वो आपस, एक बायोटिक फैक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे मिल के रहता है। इकोसिस्टम में बेसिकली यही बेसिक आइडिया लेना है कि वो अपने एनवायरनमेंट कैसा है, यानी उसके आसपास कैसा ए बायोटिक फैक्टर है, कैसे ए बायोटिक फैक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट कर लें उस जगह को। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हम लोग तो पढ़ना है कि अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो यहाँ पे कैसे ऑर्गेनिज्म
सर्वाइव कर रहे हैं या कितने ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे, किसका नंबर थोड़ा ज़्यादा है, किसका नंबर थोड़ा कम है, ये बेसिकली पढ़ना है। तो इससे अल्लाह तो समझ में आ गया थी क्लास 11 की यूनिट और क्लास 12 की यूनिट, क्लास 12 की यूनिट और क्लास 11 की यूनिट दोनों में अल्लाह तो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, अलग अलग प्रकार के इस बारे में पढ़ना है। पर क्लास 12 में ये देखना है कि वो कैसे हैं, आपस में कैसे मिल के रह लें, और वो क्लास 11 में देखना था कि उनकी क्वांटिटी कैसे, और वो अलग अलग जो कैरेक्टर्स पे कितने अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए, ये अल्लाह तो क्लास 11 में देखना था। तो अगर मैं इकोलॉजी की बात करूँ तो इकोलॉजी, इको मतलब हो जाता है बेसिकली एनवायरनमेंट, और लॉजी हो जाता है मतलब स्टडी। और अगर बेसिक में जाऊँ तो इको का मतलब हो जाता, इको एक ग्रीक शब्द ऑइकस से आया है। किससे आया है? ग्रीक शब्द ऑइकस, OIKES, ऑइकस। इसका मतलब क्या होता है? होम। इसका मतलब क्या होता है? होम, HOME, होम। मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म के होम की स्टडी करनी है, किसी एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है उसकी स्टडी करनी है। तो बेसिक का आइडिया है कि यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे ए पाया जा रहा है, बी पाया जा रहा है, सी पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यों जी पा रहा है? बेसिक का आइडिया है कि ये दूसरी जगह, यहाँ पे ए नहीं पाया जा रहा पर यहाँ पाया जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जगह उसके जीने के लिए फेवरेबल है। कैसे फेवरेबल है? क्योंकि उसके जीने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है या वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो उसकी लाइफ के लिए थ्रेट नहीं है, वो उसकी लाइफ के लिए खतरेदार नहीं है, खतरे के लिए नहीं है, उसकी लाइफ जो है वो खतरे में नहीं पड़ रही है उन ऑर्गेनिज्म के साथ जीने पे। प्लस वहाँ पे जो ए बायोटिक फैक्टर हैं उससे वो अपनी लाइफ साइकिल आसानी से चला पा रहा है, इसीलिए वो वहाँ जी रहा है। जैसे मैं बोलूँगा कि एंटार्क्टिका में क्यों नहीं पाए जाते ह्यूमंस, तो थी वहाँ की क्लाइमेट वैसा है ही नहीं, वहाँ का ए बायोटिक फैक्टर वैसा है ही नहीं कि वहाँ पे जी पाए, वहाँ पे जी पाए। अमेज़न फॉरेस्ट में जानवरों के साथ क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि वहाँ की जो बायोटिक फैक्टर है वो ऐसे है ही नहीं कि हमारी लाइफ वहाँ पे थ्रेटन ना हो, हम वहाँ पे हमारी लाइफ मृत्यु की ओर ना बढ़ जाए, मृत्यु की ओर बढ़ जाएगी। या मैं बोलूँ कि बीच डेजर्ट में क्यों नहीं रह रहे? तो थी वहाँ पे बायोटिक फैक्टर है ही नहीं वैसे थी एक ह्यूमन वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर पाए, इसीलिए वहाँ नहीं मिल रहे, वहाँ नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली मुझे ये जानना है कि एक ऑर्गेनिज्म, मान लेता हूँ ए, वो इस एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो मुझे इस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी है। तो वो इस तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा कि वो इस एनवायरनमेंट में है क्या ऐसा कि जो वो इस एनवायरनमेंट में रह पा रहा है। सिंपल सा मतलब, अगर एक जगह है 1 और एक जगह है 2, ए 1 में नहीं रह पा रहा पर 2 में रह जा रहा है, ऐसा क्यों? तो ती मुझे तो 2 की स्टडी करनी है ना, तो 2 की स्टडी मैं इसलिए करूँ थी, यहाँ पे ए क्यों पाया जा रहा है, तो उससे भी मुझे कैरेक्टर स्टेप मिल जाएंगे। तो ए क्यों पाया जा रहा है यहाँ पे, उसका आंसर 2 से मिलता है कि यहाँ पे जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे जो ए बायोटिक फैक्टर है मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, उनके साथ ए इंटरैक्ट कर रहा है जिससे वो यहाँ पे जी पा रहा है। तो क्या मैं उस इंटरेक्शन को ही ना पढ़ लूँ, क्या मैं उस इंटरेक्शन को ही ना पढ़ लूँ, तो मुझे इस जगह का पता चल जाएगा कि ए बी के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, ए सी के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, ए यहाँ पे जो हवा है, पानी है, जो मिनरल्स हैं, मिट्टी है, उसके साथ कैसे रिलेट कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, मिल जुल के रह रहा है, कैसे रह रहा है, उस कैसे रह रहा है को ही मैं स्टडी कर लूँ, तो क्या मुझे इस जगह की कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता चल जाएगी? पता चल जाएगी। तो वही इन 3 चैप्टर में हम लोग तो करना है। पहले जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है इसमें हम लोग तो करना है कि ये बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे रह रहे, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसके एरिया में पाए जा रहे हैं उसके साथ कैसे मिलजुल के रह रहा है। इकोसिस्टम में पढ़ना है कि वहाँ पे ए बायोटिक फैक्टर कैसे हैं जिससे ए रिलेट कर रहा है, वहाँ पे ए बायोटिक फैक्टर कैसे हैं जो इससे ए रिलेट कर रहा है, या ए बायोटिक फैक्टर उस जगह पे कैसा इफेक्ट डाल रहे हैं, बस ये पढ़ना है। और जो वो है बायोडाइवर्सिटी, इसमें बेसिकली अल्लाह तो वो एक ये ओवरऑल आइडिया, जब चैप्टर में जाते हैं तो थोड़ा और डिफरेंट एस्पेक्ट मिल जाता है, पर एक ओवरऑल आइडिया है कि यहाँ पे ऐसे बायोटिक फैक्टर हैं तो एक
क्यों पाया जा रहा है, ऐसी समझ के पढ़ना है। ठीक है, तीनों चैप्टर को। तो अगर मैं बोलूं कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी में करते क्या हैं लोग, किसी एक ऑर्गेनिज्म के होम की, किसी एक ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट की स्टडी करते हैं बेसिकली। तो क्या है इसका डेफिनेशन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। अब ये इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप क्यों लिए, उसकी हैबिटेट की स्टडी करनी है ना। तो इंटर रिलेशनशिप या इंटरेक्शन क्यों ली, क्योंकि अगर मैं इंटरेक्शन या इंटर रिलेशनशिप समझ लूंगा तो मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक पेपर में छेदे हुए हैं, तो वो छेदे क्यों हुए, तो मुझे उस पेपर का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाएगा कि वो पेपर किस लिए यूज हुआ, समझ में आ जाएगा। या मैं बोल सकता हूँ किसी बुक, दो तरह की कॉपी होती है कि एक लव कॉपी होती है और एक फेयर कॉपी होती है। तो अगर मैं फेयर कॉपी में भी लिखा हुआ है और लव कॉपी में भी लिखा हुआ है, तो मैं समझ लूँ कि किस कॉपी में किस लिए लिखा हुआ है। जैसे लव कॉपी में लव वर्क के लिए लिखा हुआ है, तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ यार ये ओवरऑल ऐसी उल्टा सीधा काम करने के लिए हुई है। और फेयर कॉपी में ये समझ लूँ कि इसमें फेयर प्रोफेशनल रखने के लिए चीज़ों का यूज लिखा गया है। तो ये एक प्रोफेशनल कैटेगरी में आ गई। तो मुझे उसका कैरेक्टरिस्टिक पता नहीं चल गया थी, वो कॉपी जो है वो एक प्रोफेशनल कैटेगरी में आ गई और वहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी थोड़ी। और जो लव कॉपी है वो थोड़ी सी अनप्रोफेशनल है, वो लव वर्क के लिए ली गई है, वो ऐसी ऊपर नीचे से काम चलाऊ तरीके से ली गई है। तो मुझे यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अनऑर्गेनाइज मिल सकती हैं। तो क्या मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में नहीं आ गया? कैसे समझ में आया? उस कॉपी के साथ क्या इंटरेक्शन हुआ, उस कॉपी में क्या चीज़ें हुई, ये मैं पढ़ा। तो मुझे वो समझ में आ गया कि वो कॉपी किस लिए है, कैसी है, उसमें क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी, नहीं ऑर्गेनाइज रहेंगी, ये मुझे समझ में आ गया। तो वही इकोसिस्टम के साथ करना है, मतलब कि वही मान लो तो एक हैबिटेट के साथ होता है कि वहाँ पे कैसे ऑर्गेनिज्म है, कैसे वो आपस में रिलेट कर ले और कैसे एनवायरनमेंट से रिलेट कर ले, तो मैं उस जगह के बारे में पढ़ लूँगा। तो इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक जगह है बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, और एक जगह बहुत साफ, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो मान लेता हूँ जो गंदगी वाली जगह है, ये गंदी जगह है, जैसे मान लेता गंदी वाली जगह है, तो वहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या ता देते हैं बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, तभी तो वो चीज़ें, वो जगह गंदी हुई ना। तो वो जगह गंदी है, तो मुझे उस जगह के बारे में पढ़ना है, तो मैं ये नहीं पढ़ लूँगा कि वो जगह गंदी कैसे हुई, क्यों हुई और लोग कैसे हैं यहाँ पे, तो मुझे पता चल जाएगा यार या ये जो एनवायरनमेंट है ये उतना ज़्यादा ह्यूमन के लिए सूटेबल नहीं है। और अगर मैं साफ जगह में देखूँ कि साफ जगह में यार मुझे पढ़ना है कि क्या ये सूटेबल है, तो मैं पहले देखूंगा यार ये तो साफ है, फिर मैं पढ़ूंगा क्या यहाँ पे लोग अच्छे हैं, तो ती लोगों का अच्छा होना भी मैटर करता है, क्या लोगों का व्यक्तित्व यहाँ पे अच्छा है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा हाँ यार ये रहने के लिए ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अच्छी है, रेसिडेंशियल एरिया अच्छा है। तो वैसी एनवायरनमेंट के साथ है कि अगर मैं किसी के हैबिटेट की स्टडी करना चाह रहा हूँ तो मैं ये पढ़ लूंगा कि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने साथ वाले ऑर्गेनिज्म प्लस अपने साथ वाले नॉन लिविंग थिंग के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। तो मुझे पता चल जाएगा उस जगह का एटमॉस्फेयर कैसे, उस जगह का एक वो कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे है। इसीलिए बोलते हैं इकोलॉजी को इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करना एक ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो मुझे उसके उसके हैबिटेट की स्टडी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, वो ऑर्गेनिज्म जहाँ उस जगह में वो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है तो वो क्यों पाया जाएगा, तो वो एबायोटिक और बायोटिक रिलेशन के साथ वो करेगा इंटरैक्ट। तो इंटरैक्ट करेगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कैसी चीज़ें हैं। और वही तो है कि एक जगह किससे बने रहती है, बायोटिक और एबायोटिक। तो मुझे बायोटिक का पता चल गया, एबायोटिक का पता चल गया, मतलब ओवरऑल मुझे इस जगह के बारे में पता चल गया, बस इतनी सी बात है। तो एक जगह, एक इकोसिस्टम में या एक जगह में एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इस इंटरैक्ट करता है, तो क्या उसके एनवायरनमेंट में एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों नहीं आ रहे, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों नहीं आ रहे। मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म है, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या एक एबायोटिक फैक्टर, क्या वो
क्या वो एक एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा? ये बता रहे इंटरैक्ट करना मतलब वो कुछ एबायोटिक फैक्टर की तरफ अपना ध्यान दे रहा है और एबायोटिक फैक्टर से उसे कुछ मिल रहा है। तो ये इंटर रिलेशन हो गया, ये इंटरैक्शन का साइन हो गया। मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। वो कुछ एनवायरनमेंट तो दे रहा है, एनवायरनमेंट उसे कुछ दे रहा है। अब एनवायरनमेंट में तो दोनों चीज़ें आ गई। जब आप अगर एक रूम में बैठे हैं तो आप वहाँ के वो रूम आपका एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे टेबल है जो नॉन लिविंग, पंखा है जो नॉन लिविंग है, पर वहाँ पे और भी लोग बैठे होंगे। जैसे क्लासरूम में बैठे रहते तो और आपके सहपाठी बैठे रहते, तो क्या वो बायोटिक नहीं है? वो बायोटिक है। क्या वो बायोटिक नहीं है? वो बायोटिक है। क्या टेबल ए बायोटिक है? हाँ, वो ए बायोटिक है। तो क्या आप टेबल और अपने सहपाठियों मतलब क्लासमेट्स के साथ वो नहीं कर रहे, इंटरैक्ट करते हो? तो आप क्या वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे? कर रहे। तो एक ऑर्गेनिज्म अगर एक एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो वहाँ पे एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों के साथ क्या कर रहा रहता है? इंटरैक्ट कर रहा रहता है। क्या कर रहा रहता है? इंटरैक्ट कर रहा रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एबायोटिक के साथ इंटरैक्ट करेगा या सिर्फ वो बायोटिक के साथ इंटरैक्ट करेगा। वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? बोथ एबायोटिक और बायोटिक। तो ती एबायोटिक और बायोटिक एक साथ आएंगे तभी दोनों, यानी तभी लिविंग बीन जी पाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बायोटिक बायोटिक के साथ इंटरैक्ट करके नहीं जी पाएगा। तो दी ओवरऑल जब भी उसे खाना या कुछ चीज़ की ज़रूरत लगेगी तो वो एबायोटिक से ही डिराइव होगी एट सम एंड। जैसे मुझे पानी, जीने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो पानी क्या मुझे बायोटिक चीज़ से मिल जाएगा? एबायोटिक चीज़ से ही मिलेगा, नदी, झरना, ये सब से ना। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि एक इकोसिस्टम, बेसिकली हम लोग इकोसिस्टम में जाते हैं। इकोसिस्टम एक जगह होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते, वो इकोसिस्टम है। ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ या इसे मैं बोल देता हूँ बायोलॉजिकल हायरार्की। इसे क्या बोल देता हूँ? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल हायरार्की। बायोलॉजिकल हायरार्की। बायोलॉजिकल हायरार्की। अब ये बायोलॉजिकल हायरार्की मतलब मुझे वहाँ पे जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं उनकी स्टडी करना है। क्या मुझे वहाँ पे एक एनवायरनमेंट में अगर मैं बायो स्टडी कर रहा हूँ तो क्या मैं वहाँ पे बायोटिक चीज़ों की स्टडी कर रहा हूँ? तो क्या बायोटिक चीज़ें तो क्या मैं अलग अलग कैटेगरी में नहीं बांट सकता? अलग अलग कैटेगरी में नहीं बांट सकता। तो एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ जैसे एक ह्यूमन सिर्फ ह्यूमन के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा होगा, वो वहाँ के ताकतें हैं उनके साथ भी इंटरैक्ट कर रहा होगा। किनके साथ? वो वहाँ की दूसरे गाय के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा होगा, कुत्ते, पक्षी, सबके साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा। तो मुझे किसी ना किसी लेवल पे तो बाँटना पड़ेगा, हाँ यार ये सिर्फ ह्यूमन के साथ ये इंटरैक्शन है, गाय के साथ ये इंटरैक्शन है और कुत्ते के साथ ये इंटरैक्शन है। जब तीनों इंटरैक्शन मिलते हैं तो एक इंटरैक्शन बनता है कि ओवरऑल लिविंग बीइंग के साथ कैसे इंटरैक्शन है। तो क्या मुझे किसी ना किसी लेवल पे क्लासिफाई नहीं करना पड़ा? और लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? चीज़ों को अलग-अलग चीज़ों में क्लासिफ़ाई करना, एक क्लासिफ़ाई करके एक कॉमन हेडिंग के अंदर लाना, वही तो ऑर्गेनाइज़ेशन है। जैसे मैं बोलूँ किसी भी स्कूल में बोलूँ तो स्कूल एक ऑर्गेनाइज़ेशन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो हैं, वहाँ पे लिविंग बीइंग जो हैं, वो अलग-अलग लेवल पे क्लासिफ़ाई हैं और एक साथ ऐसा फ़ंक्शन काम कर रहे हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, वो हैं, ताते थे मैनेजर्स हैं, फिर वो हैं, ताते थे सुपरिटेंडेंट, वो हैं कौन, सुपरवाइजर्स हैं, उनके नीचे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे फिर उनके नीचे कौन है? अलग अलग टीचर्स हैं, टीचर्स के नीचे कौन है? जो टिलेनीस रहते हैं, मतलब टिलेन होल हैं जो टीचर के लिए। फिर और क्या रहते हैं? बच्चे रहते हैं, बच्चों में भी पहले स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट है, फिर स्कूल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है, फिर उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट है, स्पोर्ट्स लीडर है, डांस के डिपार्टमेंट का कोई प्रेसिडेंट होगा स्टूडेंट्स में। वैसी टीचर्स में होंगी थी यार, ये तो डिपार्टमेंट हेड है डांस की, आर्ट की डिपार्टमेंट हेड है ना। तो ऐसे वाले बायोलॉजी की डिपार्टमेंट हेड है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में डालें और उन्हें कॉमन हेडिंग के अंदर लाएं।
वही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब या बायोलॉजिकल थिंग्स तो अलग अलग लेवल पे बात ले और उन्हें एक कॉमन हेडिंग के अंदर ला लें। तो मुझे एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, तो मैं पहले उस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करूंगा। अब हम लोगों ने क्लास 11 में एक लाइन पढ़ी थी, क्लास 11 में एक लाइन पढ़ी थी कि all the activities of an organism is the sum total of all the activities of its cell। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जितनी भी एक्टिविटी कर रहा है वो कहीं ना कहीं ही सम टोटल है, मतलब सभी उसके जो सेल्स की एक्टिविटी हैं वो मिला के हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ तो वो किस कारणवश आ रहा है, मेरे अंदर की जो लंग्स के आसपास की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, लंग्स से हवा बाहर आ रही है, फेलिंग्स में जो मेरे वोकल कॉर्ड हैं वो बंद हो रहे खोल लें, बंद हो रहे खोल लें, जब जरूरत है तब बंद हो रहे, तब सेकेंड्स में और तब खोल लें। तो ऐसे क्या मेरे सेल्स के वजह से ही नहीं हो रहा, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण ही नहीं हो रहा ये। तो मुझे सांस बीच बीच में हवा भी लेनी पड़ रही है बोलने के लिए, तो क्या ये मेरे मसल्स की इंटरैक्शन और लंग्स के मसल्स के इंटरैक्शन, फिर मेरे सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है जिसके कारण मैं बात कर पा रहा हूँ, क्या ये सब सेल्स की एक्टिविटी के कारण ही, अलग अलग सेल्स की एक्टिविटी जब एक साथ मिल रही है तो क्या मेरा बोलने वाला एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो यही तो क्लास 11 की ये लाइन लिखती है कि ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो सम टोटल है उसके सेल के द्वारा की गई एक्टिविटीज की। तो अगर मुझे एक एनवायरनमेंट में पढ़ना है तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरैक्ट कर लें, इंटरैक्शन भी तो एक एक्टिविटी है। तो क्या वो एक्टिविटी किसी ना किसी लेवल पे क्या उसके सेल्स के कारण ही नहीं हो रही, उसके सेल्स उस तरह से काम कर लें तब जाके हो रही है, क्या उसके सेल्स काम कर लें तब जाके हो रही है। और मैं बोलता हूँ कि सेल्स वैसे क्यों है, एक सेल ग्लैंड्यूलर क्यों है, एक सेल वो क्यों है, क्या कहते हैं, ग्लैंड्यूलर नहीं है, मतलब कि एक सेल चीजों को सिक्रीट करता है, एक सेल चीजें नहीं बनाता, क्यों, ऐसा क्यों, एक सेल स्टोर करता है एक सेल स्टोर नहीं कर पाता, ऐसा क्यों, क्योंकि सेल जिन मैक्रोमोलिक्यूल से बना है वो अलग अलग है, इसीलिए सेल अलग अलग है, सेल अलग अलग है तो एक्टिविटीज अलग अलग है। जब वो अलग अलग एक्टिविटीज एक साथ आती है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग एक्टिविटी बनती है, सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल अगर मुझे बायोटेक या बायोलॉजिकल हायरार्की की बात करनी है तो मैं कहाँ से चालू करूँगा, ऑर्गेनिज्म से तो चालू करना ठीक है, तो मुझे ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ना है, तो मैं कहाँ से चालू करूँगा कि ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज ऐसी हो क्यों रही हैं, तो वो आ जाएंगे उसके ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल। अब सेल क्यों वैसे काम कर लें वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर, किसके ऊपर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स अलग अलग मैक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन हो गया, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, फैट हो गए, ये सब जब आके मिलते हैं काम करते तो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते तो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। अब अलग अलग सेल आपस में इंटरैक्ट करते तो क्या बनाते हैं, वो बेसिकली क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू। अब अलग अलग टिश्यूज आपस में इंटरैक्ट करते तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। अब अलग अलग ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करते तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन सिस्टम एक साथ इंटरैक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीसीज के होते हैं, तो गाय का जो गाय की जो स्पीसीज है उसका ऑर्गेनिज्म ह्यूमन की स्पीसीज से अलग होगा। जैसे एक सांड है
वो क्या मुझसे, मैं जो ह्यूमन हूँ उससे अलग नहीं दिखता होगा? दिखता है, ऑब्वियसली दिखता है। क्या उसकी एक्टिविटीज अलग नहीं है? हैं? क्या मेरी एक्टिविटीज अलग नहीं है? हैं? मतलब एक ऑर्गेनिज्म अलग है, एक ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज के लिए रिप्रेजेंटेटिव है। क्या एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म अलग है? ठीक है। अब इसके बाद सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म अलग अगर इंटरैक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ थी सेम स्पीसीज, उसके ऊपर बोल रहा हूँ कि ऑर्गेन उसी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर देखूं तो मुझे भारत के बारे में स्टडी करनी है, अगर एनवायरमेंट भारत या एनवायरमेंट स्टडी करनी है तो मुझे यहाँ पे कैसे ह्यूमंस की स्पीसीज है इसकी स्टडी करनी है। क्या मैं यहाँ पे रशिया की लोगों की कैरेक्टरिस्टिक या वहाँ के इंटरेक्शन तो देख के मैं ये बोल दूँ कि भारत में भी ऐसा ही होता होगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे एक स्पीसीज के थोड़े से भाग की स्टडी करनी है, एक स्पीसीज के थोड़े से भाग की स्टडी करनी है, और वही भाग तो पॉपुलेशन है। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन में अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आएंगे, मैं बोल रहा हूँ कि एक लोकेलिटी में एक स्पीसीज के जितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं वही पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ अफ्रीका में जो ह्यूमंस रहते हैं वो अफ्रीका में ह्यूमंस की पॉपुलेशन बना रहे हैं। जैसे मैं पूछूं थी दिल्ली में कुत्तों की पॉपुलेशन क्या है, या मैं पूछूं थी दिल्ली में पॉपुलेशन क्या है, तो हम लोग जनरली ह्यूमंस की बात करते थे, तो ह्यूमन है तो हमारे दिमाग में आते हैं हाँ इतनी कुछ होंगी, लाखों में होंगी, इतनी कुछ लाख पॉपुलेशन होगी। ठीक है। पर अगर मैं पूछूं थी वहां की कुत्तों की पॉपुलेशन क्या है, तो क्या मैं उसमें बिल्लियों की पॉपुलेशन ऐड कर लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं उसमें गायों की पॉपुलेशन ऐड कर लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं उसमें बंदरों की पॉपुलेशन ऐड कर लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे पॉपुलेशन कितनी है, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, वो बताने के लिए मुझे एक स्पीसीज ही ले रहा हूँ। तो एक पॉपुलेशन एक स्पीसीज की ही होती है, एक पॉपुलेशन एक स्पीसीज की ही होती है। अगर मैं पूछूं थी वहां पे कितनी पॉपुलेशन है, तो मैं वहां पे ह्यूमंस और कुत्तों दोनों की पॉपुलेशन मिला के नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे मैं ह्यूमंस और कुत्तों दोनों की पॉपुलेशन मिला के नहीं बोल रहा हूँ, मैं वहां पे सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन बोल रहा हूँ। मतलब पॉपुलेशन का सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ही ये होता है कि एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, एक स्पीसीज के कितने ऑर्गेनिज्म उस लोकेलिटी में प्रेजेंट है, उस एरिया में प्रेजेंट है, वही होता है पॉपुलेशन। सिर्फ लोग समझते नहीं है, वरना लोग डेली लाइफ में फुल यूज करते हैं पॉपुलेशन। तो इस मीनिंग था कि एक स्पीसीज के कितने ऑर्गेनिज्म वहां प्रेजेंट है। ठीक है। तो वो पॉपुलेशन बनाती, इसीलिए मैं यहाँ पे स्पीसीज नहीं लिखा, मैं क्या लिखा? पॉपुलेशन। तो थी अलग सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म तो और भी जगह प्रेजेंट है। भारत में ही सिर्फ ह्यूमंस तो नहीं प्रेजेंट है, भारत में ही तो सिर्फ मनुष्य तो नहीं प्रेजेंट है, मनुष्य तो रसिया में भी प्रेजेंट है, जापान में भी प्रेजेंट है ना, वहां पे भी प्रेजेंट है, नेपाल में भी प्रेजेंट है, भूटान में भी प्रेजेंट है। तो क्या मुझे भारत की स्टडी करनी है तो क्या मैं भूटान के लोगों की भी इंटेलेक्शन तो इंक्लूड कर लूंगा? नहीं। तो मैं सिर्फ भारत में उस स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन की स्टडी करूंगा। ठीक है। अब जब अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ आती है, मतलब अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक साथ आते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अब पॉपुलेशन और बायोलॉजिकल कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी और पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आती है। क्यों आती है? पॉपुलेशन सिंपल सा ये है कि सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, और अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन मिलके बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाती है। ठीक है। अब अलग अलग बायोलॉजिकल कम्युनिटी मिलके क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम बनाती है, वहां का इकोसिस्टम बनाती है। कि जैसे मैं अगर कोई वो ले लूं, कि कोई जगह ले लूं, जैसे मान लेते दिल्ली का चांदनी चौक ले लिया, तो क्या दिल्ली के चांदनी चौक का पूरा एक एरिया सेम रहेगा? नहीं, उसका कोई कोने में कुछ और मिलता है, कुछ कोने में कुछ और मिलता है।
लाल किले साइड कुछ और है, ये इस साइड कुछ और है, अलग अलग चीजें। इधर थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट वाला है, उधर थोड़ा सा टूरिस्ट वाला है। तो क्या अलग एक ही जगह में मुझे अलग अलग बायोलॉजिकल कम्युनिटी नहीं मिल गई कि ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ से व्यापार होता है और वहाँ पे थोड़ा सा टूरिस्ट एरिया, सब मिलके क्या बनाएंगे, चांदनी चौक का इकोसिस्टम बनाएंगे। थी चांदनी चौक में कैसा वो है, एटमॉस्फियर है। अब अलग अलग इकोसिस्टम मिलके लैंडस्केप बनाते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम मिलके लैंडस्केप बनाते हैं, मतलब ये कैसे हुआ थी अलग अलग इकोसिस्टम मिलके लैंडस्केप बनाते हैं। अगर मैं लूं कि अगर मैं लूं कि भारत में क्या अलग अलग इकोसिस्टम नहीं है, वो है क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, दूसरा बात डेजर्ट का इकोसिस्टम है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं उनमें इकोसिस्टम अलग होगा, हिली माउंटेन्स में अलग वो रहेगा, हिमालयस में अलग रहेगा। ठीक है, फिर जो हमारा जो सदर्न पार्ट ऑफ भारत है, जो दक्षिणी भारत है, मतलब कि तमिलनाडु कर्नाटका वाला रीजन, वहाँ पे अलग तरीके का वो है, एनवायरनमेंट, लोग हैं, इकोसिस्टम है। वैसे ही ताते हैं, वेस्ट वो हो गया तेरा ताते हैं, प्लेटियो हो गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, डेजर्ट हो गया। ठीक है, तो क्या अलग अलग इकोसिस्टम नहीं है। और वो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ज्योग्राफी में पहले पढ़ते थे क्लास 6 7 में, कि इंडिया का लैंडस्केप कैसा है, या क्लास 5th 4th में पढ़ते थे जब सोशल साइंस की बुक एक ही होती थी, तो उसमें पढ़ते थे कि लैंडस्केप ऑफ इंडिया करते एक चैप्टर होता था ज्योग्राफी में। लैंडस्केप ऑफ इंडिया करते चैप्टर होता था, तो उसमें पढ़ते थे कि इंडिया में माउंटेन्स हैं, डेजर्ट हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, प्लेट्यू है, कोस्टल एरिया है, तो क्या वहाँ पे अलग अलग इकोसिस्टम मिलके इंडिया का लैंडस्केप ही नहीं बना ले लेते हैं। तो अब लैंडस्केप बनता कैसे, डेजर्ट ही, माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला इकोसिस्टम एक साथ आया तो इंडिया का क्या बना, लैंडस्केप बना। अब अलग अलग लैंडस्केप एक साथ आते हैं तो क्या बन जाता है, बायोम बन जाता है। अलग अलग लैंडस्केप एक साथ आते हैं तो क्या बन जाता है, बायोम बन जाता है। अब बायोम की सिंपल सी डेफिनेशन एनसीईआरटी लिखती है कि बायोम एक ऐसी जगह है जिसका खुद का क्या है, एनवायरनमेंट है, जिसका खुद का क्लाइमेट है, बेसिकली जिसका खुद का क्लाइमेट है। अब ये कैसे समझेंगे, बेसिकली इंडिया का एक लैंडस्केप हुआ, नेपाल का एक लैंडस्केप लगेगा, भूटान का एक लैंडस्केप लगेगा, म्यांमार का लैंडस्केप एक लगेगा। तो ये जो कंट्रीज है, ये अफगानिस्तान तक खुद का एक लैंडस्केप है। तो ये जो अफगानिस्तान, ये भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, क्या ये सब एक इंडियन सब कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नहीं है, और क्या यहाँ पे एक तरह का क्लाइमेट यानी ओवरऑल क्लाइमेट एक जैसा है। तो क्या ये अलग अलग लैंडस्केप है, क्या ये एक बायोम नहीं बना ले, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल एरिया में क्या ये एक बायोम नहीं बन रहा। तो ये सब में लगभग एक जैसा क्लाइमेट है अलग अलग लैंडस्केप के बाद के साथ। ठीक है, और अलग अलग बायोम मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। अब अलग अलग बायोम कैसे समझें, जैसे अल्लो बोलते हैं कि यूरोप जो है वो ठंडा इलाका है, तो उसका खुद का ठंडा वाला क्लाइमेट है ओवरऑल। कहीं पे थोड़ी गर्मी आएगी, कहीं पे थोड़ी बरसात आएगी, वो आते रहेगी, पर ओवरऑल क्या क्लाइमेट है, ठंडा। वैसे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बात करूँ तो क्या है, हल्का गर्म क्लाइमेट है। मतलब ये दोनों क्या है, बायो में। रशिया की बात करूँ, फिर मैं अफ्रीका की बात कर लूँ, तो ये अलग अलग, अफ्रीका जो ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा आते हैं, तो यहाँ का भी एक्सट्रीम गर्म है। तो ये एक बायोम है। अब ये जो 3 4 बायोम है, ये मिल के क्या पूरा अर्थ का कॉन्टिनेंट या ताते थे एक बायोस्फीयर नहीं बना दे रहे, बायोस्फीयर नहीं बना दे रहे। अब बायोस्फीयर जो है वो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं ज्योग्राफी में। बायोस्फीयर होता क्या है, बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है धरती पे यानी एनवायरनमेंट में, जहाँ पे लिथोस्फीयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर आके आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जी पाता है। तो वही तो इधर बात हो रही है कि रसिया में अलग तरीके से इंटरैक्ट कर ले तो वो बायोम है, यूरोप में अलग तरीके से इंटरैक्ट कर ले तो वो बायोम, इंडिया सब कॉन्टिनेंटल में अलग तरीके से इंटरैक्ट कर ले तो वो एक बायोम। जो हमारा मिडिल वेस्ट है, मतलब कि जो वो है अरेबियन इलाका, वो अलग बायोम है, अफ्रीका वाला अलग बायोम है। तो क्या ये सब मिलके एक बायोस्फीयर नहीं बना ले, मतलब यहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरैक्ट करते लिविंग ऑर्गेनिज्म जी पा रहे हैं। हाँ, जी पा रहे हैं। तो यही तो है बायोस्फीयर मतलब अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली यही है बस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ती मैक्रोमोलेक्यूल आपस में इंटरलैक किए तो सेल बना, सेल इंटरलैक किए तो टिश्यू बना, टिश्यू इंटरलैक किए तो ऑर्गन बना, ऑर्गन इंटरलैक किए तो ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरलैक किए तो क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरलैक किए तो पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन आपस में इंटरलैक की तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी आपस में इंटरलैक की तो इकोसिस्टम बना, इकोसिस्टम आपस में इंटरलैक किए तो लैंडस्केप बना, लैंडस्केप आपस में इंटरलैक किए तो बायोम बना, बायोम आपस में इंटरलैक किए तो बायोस्फीयर बना। ठीक है, तो मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से चालू हो रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल पे, और कहाँ खत्म हो रहा है, बायो स्पीयर में। कहाँ खत्म हो रहा है, बायो स्पीयर में। पर बेसिक यूनिट क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना क्यों है, मतलब बेसिक यूनिट क्या है, क्यों ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जी पाले, तो थी वहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, बेसिक यूनिट ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब इसे बनाने वाला प्लस इसे चलाने वाला क्या ऑर्गेनिज्म होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या एक ऑर्गेनिज्म से चल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या एक ऑर्गेनिज्म से पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, बिल्कुल भी नहीं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है इकोसिस्टम के कारण, तो अलग अलग इकोसिस्टम है, थार डेजर्ट में अलग है, हमारा जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे अलग है, ईस्टर्न घाट है वहाँ पे अलग है, कोस्टल एरिया है वहाँ पे अलग है, जो हमारे हिली हिमालयस है वहाँ पे अलग है, जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे अलग है। तो वही तो यहाँ का इकोसिस्टम बायोस्फीयर बना ले, बायोम बना ले। तो क्या ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी नहीं होनी चाहिए, इकोसिस्टम होनी चाहिए। इसीलिए इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, और ऑर्गेनिज्म क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी मतलब एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, एक टर्म आता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या आता है, फिजियो, ये फिजियो होगा, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसका मतलब ही ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। तो बेसिक यूनिट कौन है, ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, इकोसिस्टम। अब पॉपुलेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरियाज में जी रहे हैं। बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी में ए बायोटिक आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बायोटिक कम्युनिटी। ये क्या है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम हो जाता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी जब ए बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करती है तो वो क्या बना देती है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, बायोटिक कंपोनेंट प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट। लैंडस्केप हो गया, फिर लैंडस्केप के बाद क्या आता है, बायोम। बायोम में एनसीईआरटी लिखती है कि इसका खुद का एनवायरनमेंट होता है। फिर एक एनसीईआरटी और लिखती है कि रीजनल और लोकल वेरिएशन एक बायोम में होता है, जिसके कारण अलग अलग हैबिटेट बनते हैं। मतलब कैसे, क्या जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल बायोम है, क्या उसमें अलग अलग एनवायरनमेंट नहीं, बल्कि अलग अलग लोकल के वेदर नहीं है। जैसे इंडिया का वेदर कुछ और रहता है, नेपाल का वेदर कुछ और रहता है, भूटान का वेदर कुछ और रहता है। तो क्या यहाँ पे हैबिटेट भी अलग अलग नहीं होते, होते हैं। मतलब जो रीजनल और लोकल वेरिएशन जो आता है किसमें, वेदर में, किसमें, बायोम में। बायोम में रीजनल और लोकल वेरिएशन जो आता है उसके कारण अलग अलग हैबिटेट बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और फिर आता है बायोस्फीयर, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो एक बात समझनी है कि ये अर्थ है, क्या अर्थ में सब जगह सनलाइट या वाटर एक समान है, बिल्कुल भी नहीं। जो ये ट्रॉपिकल वाला रीजन है यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ पे थोड़ी कम रहती है, और यहाँ पे बहुत कम रहती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा रहता है, यहाँ पे उससे गर्म, और यहाँ पे ज़्यादा गर्म रहता है, यहाँ पे ठंडा रहता है, और यहाँ पे गर्म रहता है। अब मैं बोलूँ कि किधर ज़्यादा चेंजेस आ रहे, ट्रॉपिकल में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर में, या टेम्पलेट और पोल में, टेम्पलेट और पोल में। तो मैं बोलूँगा कि टेम्पलेट और पोल में। ऐसा क्यों, तो दी सन जब इधर है, सन इधर है, तो अर्थ ऐसे झुकी हुई है, तो ये तो ट्रॉपिकल वाला रीजन हो गया।
ये वाला लीजन टॉपिकल हो गया। तो ये तो इतनी दूर है, अभी ये पास है। पर जब ये ऐसे हो जाएगा तो क्या ये सन से बहुत दूर नहीं हो जाएगा? तो दी टॉपिकल वाला तब भी तो ऐसे ही रहेगा, ज्यादा दूर कहाँ होगा? ज्यादा दूर कहाँ होगा? तो कौन ज्यादा दूर हो रहा है? टेम्पलेट और पोलार रीजन ज्यादा दूर हो रहे हैं। टेम्पलेट और पोलार रीजन ज्यादा दूर हो रहे हैं। टेम्पलेट और पोलार रीजन में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा, और टॉपिकल में टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होगा। प्लस क्या सिर्फ टेम्परेचर से लिविंग ऑर्गेनिज्म जी पाता है? नहीं, वहाँ उसे क्या लगता है? पानी लगता है जीने से। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं पानी की एक कॉमन हेडिंग ले लेता हूँ, प्रेसिपिटेशन। उसका मतलब हो जाएगा स्नोफॉल भी, रेनफॉल भी, प्लस वाटर की अवेबिलिटी। तो धरती पे अलग अलग जगह अलग अलग ऑर्गेनिज्म जी रहे हैं, तो हम लोग सिंपल सा समझ सकते हैं कि उनमें सबसे बेसिक कैरेक्टर क्या देखते हैं कि वहां पे क्लाइमेट कैसे, मतलब हार्श हीट है, हार्श कोल्ड है, तो उससे बचने के लिए कैसे वो अपने शरीर को मॉडिफाई किए, प्लस वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो अपने आप को कैसे मॉडिफाई किए हैं। मतलब टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं जिनके कारण अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट हुआ है। अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट हुआ है या होता है, मतलब अलग अलग बायोम के बनने का कारण कौन है? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एंड precipitation. So different biomes are formed due to the variation in temperature and precipitation. अब टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में चेंज क्यों आ रहा है? तो दी अर्थ जब है वो सन के अलाउंड रोटेट कर रिवॉल्व कर रही है, खुद में रोटेट भी कर रही है और सन के अलाउंड रिवॉल्व कर रही है, तो अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट पलती है, अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट पहुंचती है, इसलिए टेम्परेचर में वेरिएशन आता ही है। फिर ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी प्लस जो नदी है उनके उनका जो है वो अलग अलग है, हर जगह अलग अलग है, इसी नाम से पानी की अवेलेबिलिटी भी अलग अलग है। तो मेजर बायोम जो बनते हैं वो कौन कौन से हैं? डिफरेंट बायोम जो बनते हैं, मेजर बायोम्स वो बनते हैं 6 बायोम के बारे में हम लोग तो डिस्कस करना है। तो ये क्यों बन रहे हैं? तो दी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के कारण, फॉर्म ड्यू टू किसके कारण बन रही है? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, किसके कारण? प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के कारण ये बन रहे हैं। ठीक है, ये इस कारणवश अलग अलग बायोम बन रहे हैं। तो पहला बायोम आता है टॉपिकल रेन फॉरेस्ट। टॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों? तो ये टॉपिकल रीजन में पाया जाता है, ये टॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ये जो रीजन है ये टॉपिकल रीजन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बेसिकली ये जो है यहाँ से यहाँ तक वाला जो रीजन है पूरा, वो क्या है? टॉपिकल रीजन। यहाँ से यहाँ वाला रीजन कौन सा, यानी यहाँ से यहाँ वाला रीजन कौन सा है? ये जो है ये टेम्पलेट, और इस साइड क्या है? पोल। ये भी क्या है? टेम्पलेट, और ये साइड क्या है? पोल। ठीक है, ये साइड क्या है? पोल। तो टॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला ऐसा फॉलेज जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होते ही रहती है। प्रेसिपिटेशन क्या इंक्लूड कर लिया? रेनफॉल प्लस स्नोफॉल प्लस वाटर की अवेलेबिलिटी को मैं किसी एक कॉमन एडिन के अंदर डाल दिया जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन। वैसे तो प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल होता है, पर मैं यहाँ पे एक कॉमन एडिन के अंदर डाल दिया। तो टॉपिकल रेन फॉलेज क्या है? ऐसा फॉलेज जो टॉपिकल रीजन में है प्लस वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, इसीलिए तो इसे नाम दिया गया टॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहाँ पे आए दिन बरसात होती ही रहती, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे अगर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, फोटोसिंथेसिस यानी ताते थे लाइट अच्छी है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट चाहिए वो भी अच्छी है, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा मतलब प्रोड्यूसर ज़्यादा खाना बनाएंगे, और ज़्यादा खाना बनाएंगे तो फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी, तो कंज्यूमर की भी ग्रोथ क्या होगी?
ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म जी पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम क्या मिलती है, मैक्सिमम क्या मिलती है, बायो डाइवर्सिटी। क्या मिलती है, बायो डाइवर्सिटी। क्या मिलती है, बायो डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या मिलती है, मैक्सिमम बायो डाइवर्सिटी। अब स्टेलेटिफिकेशन क्या होता है, स्टेलेटिफिकेशन बेसिकली मतलब जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, स्टेलेटिफिकेशन। स्टेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक वो ले लेना, एक कलेक्टर स्टिक ले लेना, एक कलेक्टर स्टिक ले लेना, और उसके आधार पे जो ऑर्गेनिज्म है उसे लेवल में बांट देना, उसे अलग अलग लेवल में बांट देना। एक कलेक्टर ले लेना और उसके आधार पे लेवल में बांट देना, वो कहलाता है स्टेटिफिकेशन। पर लोग स्टेटिफिकेशन जनरली फॉलेस के बारे में पढ़ते हैं, तो लोग कई बेसिक ये वो वो बैठ गया है अंडरस्टैंडिंग। तो स्ट्रेटिफिकेशन होता है हाइट के बेसिस पे एक फॉरेस्ट या एक जगह पे जो प्लांट पाए जाते हैं उन्हें बांटना। मतलब सबसे ऊपर कौन आएंगे, सबसे टॉल कौन आएंगे, ट्रीज, फिर उनसे शॉर्ट स्लब्स, फिर उनसे छोटे हर्ब्स। अब यहाँ पे तो मैं सिर्फ 3 ही लेवल लिया, तो ट्री लिया, सब्स लिया, हर्ब्स लिया। अगर मैं 4 लेवल लेता हूँ तो क्या बनते हैं, ट्रीज, फिर स्लब्स, फिर हर्ब्स, और फिर क्या बनते हैं नीचे सबसे छोटे ग्लासेस। तो 3 से 4 लेवल बने, मतलब 3 से 4 स्टेलेटा बने। इसलिए ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 3 से 4 स्टेलेटा मिलते हैं। अब यहाँ पे ये जो वुडी क्लाइंबर्स और एपीफाइस है, ये यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ों के एग्जाम्पल है। यहाँ पे कैसे पेड़ पाए जाले, मतलब कैसे तिली पाए जाले हैं, उसके ये क्या है, एग्जाम्पल हैं। क्या है, एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली। ठीक है, अब आते हैं कॉर्निफेलस फॉलेस। कॉर्निफेलस फॉलेस हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है सोशल स्टडीज में। कॉर्निफेलस फॉलेस होता है ठंडे इलाके, जैसे हिली एरियाज हो गया, या जो हमारा हिमालय वाला इलाका हो गया, वहाँ पे पाए जाने में वाले। इन्हें टेम्पलेट नीडल लीफ भी बोला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो टेम्पलेट है उसका जो पोल वाले के साइड वाला एरिया है, पोल से टिका हुआ एरिया, ये एक्सट्रीम कोल्ड वाला है, और जो टॉपिकल से पास वाला है वो हल्का गर्म वाला है। तो यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो ठंडे इलाके हैं, तो यहाँ पे कॉर्निफेलस फॉरेस्ट मिलता है। और यहाँ पे जो है जो टॉपिक के पास वाले हैं, यहाँ पे कॉर्निफेलस फॉरेस्ट उतने ज़्यादा नहीं मिलते, मिलते हैं पर उतने ज़्यादा नहीं मिलते। तो इसीलिए इसका नाम क्या ले गया गया है, टेम्पलेट नीडल लीफ। टेम्पलेट नीडल लीफ, नीडल लीफ क्यों, क्योंकि ठंडा इलाका है, ट्रांसपिलेशन लॉस ज़्यादा होगा, तो ट्रांसपिलेशन लॉस से बचने के लिए इनके जो पत्ते हैं, पत्ते जनरली ऐसे रहते हैं, पर इनके पत्ते क्या होते हैं, इनके पत्ते क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं, ऐसे दिखते हैं। तो ये कुछ हद तक सुई सली के दिखते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं। तो इसीलिए इन्हें टेम्पलेट नीडल लीफ फॉरेस्ट बोला जाता है। और दूसरा नाम क्या है, टाइगा, टाइगा बायोम। इनका दूसरा नाम क्या है, टाइगा बायोम। इनका यहाँ पे कैसे पेड़ पाए जाते हैं, कॉर्निफेलस ट्री, मतलब कि ऐसे थोड़े से ऐसे पेड़ पाए जाते हैं ताकि ऊपर से बर्फ गिरे तो वो ऐसे स्लाइड कर जाए, जमे ना। नीडल लीफ लाइक, नीडल लीफ वाले ट्री मिलते हैं, और इसमें एग्जाम्पल क्या है, पाइन, डिओडर, सिप्लस या सिल्वर फल, ये याद रखने की चीज़ है। ठीक है, अब आता है टेम्पलेट ब्लॉड लीफ फॉरेस्ट। टेम्पलेट ब्लॉड लीफ फॉरेस्ट कहाँ पाई जाएंगी, ये जो टॉपिकल से सटा हुआ गलम इलाका है ना, वहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये गलम टेम्पलेट में जो गलम इलाके हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे तिली लीफ क्या होती है, ब्लॉड होती है। तो यदि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसपिलेशन से बॉडी तो कूल रखना है, तो जो पेड़ की पत्ती है वो ऐसे चौड़ी होती है ताकि ट्रांसपिलेशन अच्छा हो, और क्या हो, वो प्लांट कूल है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि ओक ट्री जो है, ओक स्पीसीज जो है वो हमेशा पाई जाती है, ओक स्पीसीज हमेशा पाई जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्लासलैंड। ग्लासलैंड हम लोग जानते हैं, ऐसा बड़ा सा मैदान जहाँ पे घास ही घास है, घास ही घास है। ठीक है, तो जैसे लायन किंग में देखते हैं तो वहाँ पे घास ही घास दिखता है, या डोरेमोन ये सब में। तो जब ग्लासलैंड की बात होती है जिसमें लॉयन सेल और बाघ अलग रहते हैं, अगर हम लोग इमेजिन करते हैं, तो ऐसा बड़ा सा मैदान होता है जिसमें घास है और पेड़ बीच, चुनिंदा ऐसे बीच बीच में पेड़ होते हैं। तो यहाँ तो या तो पेड़ होते ही नहीं है,
ऐसे स्पेशल, कुछ ज़्यादा स्पेशल पेड़ तो होते ही नहीं है, या पेड़ बिल्कुल ही नहीं होते, बहुत कम होते या बिल्कुल ही नहीं होते, तो इन्हें मैं क्या बोल सकता हूँ, टिलीलेस बायोम। क्या बोल सकता हूँ, टिलीलेस बायोम। अब ग्रासलैंड किस नाम पे, तो यहाँ पे घास है, घास की फैमिली पाई जाली, घास अलग अलग तरीके से घास पाई जाली, कुछ लंबी, कुछ छोटी, कुछ नॉर्मल वाली। तो यहाँ पे ग्लासेस पाई जाती है, और ग्लासेस की फैमिली क्या है, पोएस। पोएस इनकी फैमिली है। अब अलग अलग जगह इनका नाम क्या है, रशिया में इनका नाम क्या है, स्टेपीज। नॉर्थ अमेरिका में क्या नाम है, प्लेलीज। साउथ अमेरिका में क्या नाम है, पैम्पस। ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम है, डाउन्स। तो पीछे मेरे बोलना है, रशिया में क्या है, स्टेपीज। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, प्लेलीज। साउथ अमेरिका में क्या है, पैम्पस। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन्स। रशिया में क्या, स्टेपीज। नॉर्थ अमेरिका में क्या, प्लेलीज। साउथ अमेरिका में क्या, पैम्पस। ऑस्ट्रेलिया में क्या, डाउन्स। रशिया में क्या, स्टेपीज। नॉर्थ अमेरिका में क्या, प्लेलीज। साउथ अमेरिका में क्या, पैम्पस। और ऑस्ट्रेलिया में क्या, डाउन्स। ठीक है। अब आते हैं टुंडला। टुंडला ऐसी जगह है जो एक्सट्रीम कोल्ड, टुंडला ऐसा बायोम है जो एक्सट्रीम कोल्ड में पाया जाता है। मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पाया जाएगा। और लोग अंटार्कटिका के बारे में ये चीज जानते थे, वहां पे वेजिटेशन बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो बर्फ पूरी जमी हुई है। तो क्या वो होता है कि ये टुंडला जो है ये अंटार्कटिक रीजन में एब्सेंट रहता है, और आर्कटिक रीजन मतलब ग्रीनलैंड ये सब तरफ प्रेजेंट रहता है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, आर्कटिक टुंडला। आर्कटिक टुंडला। अब यहाँ पे पर्माफ्रॉस्ट दिखती है। पर्माफ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर है, सब सॉइल, इसमें क्या मॉइस्चर रहता है, वाटर रहता है हल्का। तो क्या होता है, एक्सट्रीम कोल्ड में तो ये वाटर जम जाएगा, मतलब ये जो सॉइल है ये क्या हो जाती है, हल्की जम जाती है। तो इस जमी हुई सब सॉइल को ही क्या बोलते हैं, पर्माफ्रॉस्ट। यहाँ पे क्या दिखती है, पर्माफ्रॉस्ट। यहाँ पे क्या है, स्कैंटी वेजिटेशन। यहाँ पे और क्या है, स्कैंटी वेजिटेशन। तो यहाँ पे पेड़ कैसे दिखेंगे, जा स्कैंटी वेजिटेशन में और पर्माफ्रॉस्ट है तो कैसे पेड़ दिखेंगे, मॉसेस दिखेंगे। जहाँ यहाँ पे ऐसे ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ नहीं दिखेंगे, जो छोटी सी एरिया में फैल पाए, जमीन में ही फैल पाए, वैसे पेड़ दिखेंगे, तो मॉसेस दिखेंगे। या लाइकेन दिख जाएंगे। क्या दिख जाएंगे, लाइकेन दिख जाएंगे। यानी जो छोटे छोटे रहते हैं, जो जमीन से सटे हुए रहते हैं, जहाँ पे पानी थोड़ा सा लगेगा, जहाँ पे पर्माफ्रॉस्ट नहीं लगेगी वहाँ पे थोड़े बहुत उग गए। ठीक है। और लाइकेन दिख जाएंगे, क्या दिख जाएंगी, ग्लासेस दिख जाएंगी छोटी छोटी। ठीक है। या सेड्स दिख जाएंगे। क्या दिख जाएंगे, सेड दिख जाएंगे। ठीक है। अब आता है डेजर्ट। तो दो प्रकार के डेजर्ट हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते थे, एक होता था हॉट डेजर्ट, एक होता था कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट कौन कौन है, सहारा और थार। कोल्ड डेजर्ट कौन कौन है, लद्दाख और गोबी। लद्दाख और गोबी। यहाँ पे भी स्कैंटी वेजिटेशन। अब ये स्कैंटी वेजिटेशन तो टुंडला में भी आ रही है, डेजर्ट में भी आ रही है। तो ये स्कैंटी वेजिटेशन होता क्या है, यहाँ स्कैंटी का मतलब होता है नॉट नॉट सो, मतलब ये बोल सकते हो डेंस और ग्लीन। नॉट डेंस, नॉर ग्लीन। मतलब ना तो हरी भरी ना ज्यादा डेंस। मतलब जैसे आप फॉरेस्ट में जाओ तो आप तो पेली पेड़ दिखेंगे, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से एक दो जगह पेड़ दिख गए। डेजर्ट में भी एक दो जगह पेड़ वेड़ दिख गए, वैसा रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, डेजर्ट के प्लांट तो क्या बोलते हैं लोग, जेलोफाइस जेलोफाइस बोलते हैं। जेलोफाइस बोलते हैं। अब यहाँ पे स्क्यूलेंट जेलोफाइस मिलते हैं। स्क्यूलेंट जेलोफाइस मतलब, स्क्यूलेंट का मतलब होता है जिसका जो तना है, पेड़ का जो तना है मतलब तलंग है, वो अच्छा फ्लैशी है, ग्रीन है, मोटा चौड़ा, एकदम ताजा दिखता है। वैसा इसका तना ताजा दिखता है, जैसे कैक्टस का तना देखेंगे तो वो हरा मोटा चौड़ा, एकदम फ्लैशी, हल्का चमकीला सलीका दिखता है। ठीक है। और यहाँ पे डीप रूटेड प्लांट्स लेते हैं, क्योंकि वाटर तो उतना लेता नहीं है, तो जमीन के बहुत नीचे तक इनकी जले जाती हैं। और संकन स्टोमेटा तो दिखते ही हैं, और टेक क्यूटिकल दिखता है ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो। निडिल लीव है, यहाँ पे लीव पतली और लंबी होके ऐसे पतली नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, लीव जो है वो यहाँ से साइड साइड से क्या हो जाती है, रोल हो जाती है, अंदर की ओर रोल हो जाती है, तो वो ऐसे पॉइंट सली की दिखती है, पॉइंट नोकीली सली की। ठीक है।
और यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस हो गया, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लोसोपिस, प्लोसोपिस। तो वापस से आते हैं, टॉपिकल लेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम डाइवर्सिटी 3 से 40 तक रहता है। एग्जाम्पल क्या है, वुडी क्लाइंबर्स एपीफाइस, वुडी क्लाइंबर एपीफाइस, वुडी क्लाइंबर एपीफाइस, वुडी क्लाइंबर एपीफाइस, वुडी क्लाइंबर एपीफाइस। अगर मैं कॉर्निफेलस फॉरेस्ट या टेम्पलेट नीडल लीफ या टाइगा बायोम की बात करूँ तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, कॉर्निफेलस ट्री, कॉर्निफेलस ट्री, तो नीडल लीफ ट्री, नीडल लीफ ट्री, कॉर्निफेलस ट्री, नीडल लीफ ट्री, कॉर्निफेलस ट्री, नीडल लीफ ट्री। एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो क्या आ जाएगा, पाइन डिओडर सिप्लस, पाइन डिओडर सिप्लस, और कौन, सिल्वर फल, पाइन डिओडर सिप्लस और सिल्वर फल, पाइन डिओडर सिप्लस और सिल्वर फल, पाइन डिओडर सिप्लस और सिल्वर फल। और कौन, टेम्पलेट ब्लॉड लीफ की, वो ब्लॉड लीफ फॉरेस्ट की बात कर लो तो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो लीफ रहेंगी वो चौड़ी रहेंगी, हल्का गलम इलाके में पाई जाएगा। तो इसका वो क्या होगा, यहाँ पे कौन सी स्पीसीज पी डोमिनेंट है, ओक स्पीसीज, ओक स्पीसीज। अगर मैं ग्लास लैंड की बात कर लूँ तो ग्लासेस पाई जाएंगी, पोइस फैमिली प्रेजेंट रहेगी। ट्रीलेस बायोम है, अलग अलग जगह अलग अलग इसका नाम है, जैसे रशिया में क्या है, स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, प्लेरीज, साउथ अमेरिका में क्या है, पैम्पर्स, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन्स, रशिया में क्या, स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका में क्या, प्लेरीज, साउथ अमेरिका में क्या, पैम्पर्स, और अफ्रीका यानी ताते थे ऑस्ट्रेलिया में क्या, डाउन्स। फिर अगर मैं टुंड्रा में आऊँ तो नॉर्थ रीजन में पाई जाएगी, इसलिए आर्टिक टुंड्रा, साउथ में पाई नहीं जाती। दूसरा बात, बता देते हैं पर्माफ्लोरा दिखती है और यहाँ पे स्कैंटी वेजिटेशन दिखती है। कैसे पेड़ दिखेंगे, मॉसेस, लाइकेन, ग्लासेस, मॉसेस, लाइकेन, ग्लासेस, मॉसेस, लाइकेन, ग्लासेस, मॉसेस, लाइकेन, ग्लासेस। अब आता है डेजर्ट। डेजर्ट में दो प्रकार के डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में कौन, सहारा थाल, सहारा थाल, सहारा थाल। कोल्ड में कौन, लद्दाख और गोबी, लद्दाख और गोबी। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्कैंटी वेजिटेशन दिखेगी, कैसे जेलोफाइट दिखेंगे, स्क्यूलेंट जेलोफाइट, स्क्यूलेंट जेलोफाइट। डीप लूटेड प्लांट लेंगे, सनकन स्टोमेटा रहेगा, थिक क्यूटिकल रहेगा, किस पे, लीफ पे, नीडल लाइक लीफ लेंगी। और कौन कौन से प्लांट दिखेंगे, कैक्टस, प्लोसोपिस, कैक्टस, प्लोसोपिस, कैक्टस और प्लोसोपिस। ठीक है,